कुछ डाउट्स मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है N प्लस CH3 का होल थ्राइस N प्लस CH3 S प्लस CH3 का होल ट्वाइस। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। ऑल्दो इस तरह क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल है, माइनस आई का ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है। तो नाइट्रोजन पे जब प्लस चार्ज होता है तो उसका हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, और उसमें एल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा ए पार्ट, N प्लस CH3 का होल थ्राइस। उसके बाद N प्लस NH3 का होगा, और उसके बाद S प्लस CH3 का, एंड इसके बाद NO2 का नंबर आता है। तो ये एक तरीके से याद करने का क्वेश्चन है। यहाँ पर N प्लस CH3 का होल थ्राइस का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। क्वेश्चन 2 है कार्बोकेटायन may be stabilized by first part pi bonds only at allylic position, pi bonds only at allylic position, B part pi bonds only at vinylic position, C part pi bonds at allylic and benzylic position, allylic and benzylic position, एंड डी पार्ट है माइनस आई इफेक्ट। सो क्या इसका आंसर एक्सपेक्ट करते हो आप लोग? कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा इसमें? सो यू हैव आइडिया ऑफ विनाइलिक कार्बोकेटायन एंड एलाइलिक कार्बोकेटायन। सो दिस इज विनाइलिक कार्बोकेटायन। फिनाइलिक कार्बोकेटायन में डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, दिस sp2 कार्बन, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो दिस विल नॉट स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। So this carbocation is stabilized by resonance, that's fine, ठीक है, इसमें रेजोनेंस बन जाएगा। इस तरीके से। और जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है दिस एलाइलिक, and benzylic carbocation is this. Benzylic carbocation is also stabilized by resonance like this. सभी पूरी रिंग में ये डिस्पर्जन होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो इसका बेस्ट आंसर क्या मिला आप लोगों को? सी पार्ट।
माइनस आई इफेक्ट तो कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करते हैं। अंडरस्टूड? सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, CH3 CH2 CH plus OMe. Me means methyl. Oxygen has two non-bonded pair of electrons. And the second one is CH3 CH2 CH double bond OMe plus. इस तरीके से इसमें पूछा गया है which of the following resonance structure is the major contributor to resonance hybrid. इसमें कौन सा resonance structure मेजर कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। सो इसका आंसर तो बता सकते हो, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड, ए या बी? टेल मी। ए में कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। देन और इसमें कंप्लीट है सर, लेकिन ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव है ना। ओ देखो, आप लोग अभी भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जो जो जिस मिस्टेक को मैंने अवॉइड करने को बोला है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है न्यूट्रल प्लस ऑक्टेट, सेकेंड प्रायोरिटी होती है ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब भी वो स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू दोज स्ट्रक्चर विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था कि ये वाला क्वेश्चन जिसका आंसर गरिमा ने दिया था, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड Cl माइनस और CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। याद करो जब मैंने आपसे इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था तो क्या ऑर्डर बताया था आप लोगों ने, ACB ये बताया था ना ऑर्डर। जबकि सी में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है सी, तब भी स्टेबल क्यों था? क्योंकि सी में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट था। अब एक क्वेश्चन करने के बाद सिमिलर वही गलती कर रहे हो। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कितने होते हैं ऑक्सीजन के आटोमर्स में, 5 6 6 में गया 5 और 5 + 3 8 हो गया। कार्बन कितने होते हैं, कार्बन का आटोमर्स में 4 होते हैं, 4 + 1 + 1 + 2 8 हो गया। यहाँ पे कार्बोकेटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रेजोनेंस हाइब्रिड इज बी या मोर स्टेबल इज बी। प्लीज़ ये गलती ना करें। अगर न्यूट्रल है ऑक्टेट कंप्लीट है सबसे बेस्ट है, न्यूट्रल नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट है बट चार्ज जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तब भी वो स्टेबल कहा जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना फर्स्ट क्राइटेरिया है। सिमिलर क्वेश्चन करने आप दोबारा, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो दोबारा, क्योंकि इस तरह बताने में जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसमें जो आंसर दिए हैं उसके आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, DPP जो है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस जरूर कर लेना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर OCH3 A पार्ट कार्बन आयन है, सॉरी कार्बन आयन, इस कार्बन आयन and NO2 B part and
गरिमा टेल मी इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सी पार्ट एंड stability of this carbon ion. बी सी डी ए। सबसे बेस्ट कौन होगा? बी। नेक्स्ट सी। सी। नेक्स्ट डी। ए। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, करेक्ट। देखो बच्चों, मैंने ESR आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और ESR में मैंने आपको सिखाया है कि कब प्लस आर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा लेना है और कब प्लस आर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से कम लेना है। केवल हैलोजन के केस में प्लस आर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से वीक होता है, ओनली हैलोजन के केस में। बाकी सभी केसेस में आपको प्लस आर इफेक्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट तो है, लेकिन इसका प्लस आर इफेक्ट है। इसके प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ेगी, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज तब हो सकती है जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, तो ये तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटाएगा। यहाँ पर देखो, ये तो बहुत अच्छा रेजोनेंस भी है। जब आप नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे तो क्या होगा कि पहले आर्थो पे आएगा, फिर चार्ज पैरा पे आएगा, और फिर इस तरीके से NO2 के O पर डिस्पर्स कर जाएगा। तो ये तो एनहेंस रेजोनेंस हो गया। यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई A में प्लस आर की वजह से, और फिर D में डिक्रीज हुई प्लस आई की वजह से। B में सबसे इंक्रीज हुई क्योंकि यहाँ पे माइनस आई भी है NO2 का, और माइनस आर भी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज NO2 की O पे चला गया, इसलिए BCD आंसर आ गया इसका। एक क्वेश्चन और है, CH2COH A पार्ट, B पार्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2COH। करमवीर से बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, देन ऑर्डर ऑफ K वैल्यू एंड PK वैल्यू। ये डाउट मैं बता रहा हूँ जो मुझसे पूछे गए हैं। टेल मी करमवीर। एनीवन इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? BCA। देखो, जो CH2 बॉन्ड CH है, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि इस कार्बन पे sp2 है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो उसका माइनस आई और ज़्यादा होता। यहाँ पे CH3 का प्लस आई है, sp3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट होता है, और बेंजीन का इटसेल्फ माइनस आई होता है। तो क्वेश्चन इज कि अब ये तो देखना पड़ेगा आपको कि बेंजीन का माइनस इफेक्ट ज़्यादा है या कार्बन का माइनस इफेक्ट ज़्यादा है। गरिमा, डू यू रिमेम्बर? इथीन के कार्बन का माइनस ज़्यादा होता है बेंजीन के, बिकॉज ये तो याद करने का ही है, अदरवाइज फिर
बी और ए में कैसे बताएंगे? शायद से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होएगा, तो ज्यादा माइनस आई। हाँ बट बेटा, बट ये एक्सपेरिमेंटल है कि इसका माइनस आई ज़्यादा है इसका, इसलिए चेक करना पड़ेगा आप लोगों के पास। अगर किसी के पास कोई रेफरेंस है तो चेक तो करके वैसे आंसर में 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 दे रखा है, मीन्स तो ए फिर बेंजीन पे ए इज ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी दे रखा है। यस सर। इसका आंसर ए बी सी है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि बेंजीन का माइनस इफेक्ट इथीन से ज़्यादा होता होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार इसको जो है बुक से कंफर्म करो, क्योंकि माइनस आई में हम इतना माइंड नहीं लगा सकते कि माइनस आई किसका ज़्यादा है प्लस आई किसका ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑर्डर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। इसमें मैं कोई भी रीजन बता दूँ तो रीजन बस यूं ही होगा, वो कोई करेक्ट रीजन नहीं होगा। हाँ, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता तो वो sp कार्बन होता, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से हमेशा ज़्यादा होती है, तो फिर उसका एसिडिक क्रिस्टल ज़्यादा हो जाएगा। माइनस आई बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा बेंजीन और इथीन में किसका माइनस आई फिर ज़्यादा है। ये माइनस आई का ऑर्डर देखना पड़ेगा एक बार इसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। और फिर के का ऑर्डर वही हो जाएगा जो एसिडिकेशन का ऑर्डर है, और पी के ए का ऑर्डर जैसे इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। अपोजिट। हाँ पहुँचे। तो प्लीज़ इस बार एक बार इसको कंफर्म कर लेना, और मुझे बता देना कि किसका माइनस ज़्यादा दिया हुआ है। क्लास के बाद उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन और है, CH3CH प्लस CH3 and CH3CH plus OCH3 and CH3CH plus COCH3। इसे बताना है ऑर्डर ऑफ कार्बोटाइन स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो CO लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। इसका ये माइनस आई इफेक्ट होगा ना, कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे। BAC। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ दूं, जो इसका सी पार्ट है, किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ दूं, O पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड बना दूं ऐसे करके, तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, अब अपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 6 में एक गया 5, और इसके बाद 6 हो गए, एक बॉन्ड बना लिया। तो अब ऐसे में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रखना समझ लो कि बहुत जो है वो स्टेबिलिटी को कम करना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आप तभी लेके आ सकते हैं जब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। इसलिए सी पार्ट तो अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर CO का माइनस इफेक्ट है। और यहाँ पर देखो 3 अल्फा और 3 अल्फा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखो तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है टोटल। यहाँ पर इधर तो 3 अल्फा है, मगर इस साइड क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको स्टेबल कर देगा, और इसका वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्टेबल बन जाएगा इस तरीके से, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा BA&C। BAC इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं डाउट डिस्कस कर रहा था। अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ में एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आगे। बेसिक स्ट्रेंथ टू बी कंटिन्यूड। एक बड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, 9, 9 या 10? चलो कोई बात नहीं है, आप
आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हमें इक्वल सोल्यूशन देखना है। इन इक्वल सोल्यूशन, और इक्वल सोल्यूशन सबको पता है कि हमें के भी देखना पड़ता है कि इक्विलिब्रियम कब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। याद करो मैंने कल एक रिलेशन लिखी थी, CH3NH2 ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा, इट विल फॉर्म CH3NH3 प्लस और OH माइनस, एंड जितना OH आयन बनेगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके, हेलो हेलो हेलो, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए वाटर में पहले इनके सभी के क्या बना लो आप, कॉन्जुगेट एसिड, अगर आपको अच्छे से डिटरमाइन करना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इंडक्टिव, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चों। फॉलोइंग फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज, हेलो, ओके सर वेट मैं आता हूँ, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप सॉल्वेशन इफेक्ट बोल सकते हो, सॉल्वेशन। एंड तीसरा स्टेरिक इफेक्ट। एक्वा सॉल्यूशन में इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक इफेक्ट। एक्वा सॉल्यूशन में दे एग्जिस्ट एज ए कॉन्जुगेट एसिड लाइक दिस CH3NH और H प्लस। इसको कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना, वाटर से H प्लस ले लिया, इसको कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, यहाँ पर 2 प्लस आ गए, और इसको कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, CH3N CH3 और इस पे 1 प्लस आ गया। अंडरस्टूड। अब मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि जिसको कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा, दैट मीन्स वो एज ए केटायन इजिली रह सकता है और वो सबसे ज़्यादा बेसिक भी होगा। तो मोस्ट, इसे हम एसिडिक नहीं बोलते हैं, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड स्ट्रॉन्गर द एसिडिक करेक्टर। उस तरह मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एन बेस स्ट्रॉन्गर द एसिडिक करेक्टर, बोल सकता हूँ ना। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल है, और जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा उसके लिए H प्लस को एक्सेप्ट करना सबसे आसान होगा। ठीक है, चेक करो तीनों इफेक्ट लगा करके। कौन का है, कुछ ले आओ, तुम लेके आओ। अब देखो बच्चों, अगर मैं केवल BSc क्या बेटा, BSc ओके। अगर मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखूं, ये क्वेश्चन को सभी लोग बहुत ध्यान समझना, अगर मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो यहाँ पर एक CH3 का प्लस इफेक्ट है, यहाँ पर 2 CH3 के प्लस इफेक्ट है, और यहाँ पर 3 CH3 के प्लस इफेक्ट है। तो किस केस में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है, 1 में, 2 में या 3 में, 1 डिग्री 3 में, में 2 डिग्री में या 3 डिग्री में, 3 डिग्री में, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में
ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो ऑर्डर शुड बी दिस 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। और जब कभी इसका क्वेश्चन गैसियस स्टेट पूछा जाए तो गैसियस स्टेट में तो ये केटायन बनेंगे नहीं, देन यू हैव टू सी ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एंड देन ऑर्डर विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बट मैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं तो ये वाटर जो है ना, इसका जो नेगेटिव चार्ज है H2O नेगेटिव चार्ज और H2O नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी यहाँ पर? हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ। यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा H प्लस है ना बच्चों, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, आपको पता ही है। और यहाँ पर H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है, 1 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन? टेल मी। इसका आंसर तो जल्दी दे सकते हो, इसमें 3 हाइड्रोजन ज़्यादा, 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना। ओके, अब बताओ मुझे, ये केटायन है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ वाटर से डाइपोल काफ़ी आ गया है, इसमें इसके रिलेटिवली कम है और यहाँ पर और भी कम है। तो मैं पूछूं सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन कहाँ पे हो रहा है, यू विल से 1 डिग्री। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, जब अपोजिट पोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो अगर मैं केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं तो अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास ज़्यादा नेगेटिव क्लाउड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो अगर मैं केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं तो सबसे स्टेबल किसका कॉन्जुगेट एसिड हो रहा है, 1 डिग्री अमाइन का या 3 डिग्री अमाइन का? 1 डिग्री। 1 डिग्री का, वेरी गुड। तो ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो 1 डिग्री अमाइंस को स्टेबलाइज कर रहा है। देन ऑर्डर शुड बी दिस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो पहले में 3 डिग्री बेस्ट था, दूसरे में 3 डिग्री लीस्ट हो गया। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यू कैन सी द पोजिशन ऑफ 2 डिग्री इज नॉट चेंजिंग। ओके, अब आती है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट ये होता है कि अगर नाइट्रोजन के सराउंडिंग में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं तो वो उसके लोन पेयर को सराउंड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन है, इसके चारों तरफ अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं इस तरीके से, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, किसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, बट क्या है कि ये लोन पेयर डोनेट करने के लिए स्पेस कम है। तो इसलिए क्या होगा कि H प्लस को एक्सेप्ट करना इसके लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में एल्काइल ग्रुप ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो H प्लस के लिए H प्लस को एक्सेप्ट करना टर्सरी अमाइन के लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ लार्ज सिक्योरिटी। लेकिन सेकेंडरी अमाइन के लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? हम चाहते हैं कि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेस्ट हो, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे कि 2 CH3 जो है, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन दें तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और H प्लस को एक्सेप्ट कर सके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, इस वजह से इस लोन पेयर को डोनेट करना H प्लस के लिए पॉसिबल कम हो पा रहा है। तो अगर केवल स्टेरिक फैक्टर देखा जाए तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा नाइट्रोजन चारों तरफ, H प्लस का नाइट्रोजन से जुड़ना, यानी नाइट्रोजन को एज H प्लस एक्सेप्ट करना, सॉरी नाइट्रोजन को H प्लस को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो केवल अगर स्टेरिक इफेक्ट देखा जाए तो ऑर्डर शुड बी दिस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा है। अब इन तीनों इफेक्ट को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तीनों इफेक्ट कंबाइन, तो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल इफेक्ट यू कैन सी 2 टाइम्स 3 डिग्री लीस्ट हुआ है, 1 टाइम 1 डिग्री लीस्ट हुआ है, बट 2 डिग्री पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो कंबाइन करने के बाद इसका एक्चुअल ऑर्डर इज फाउंड टू बी 2 3 1। अब इसको चाहे आप लर्न कर लेना या जो भी कर लेना, सॉरी 2 1 3 2 1 2 1 3, बिकॉज 3 तो 2 बार लिस्ट हो चुका है,
मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, द एक्चुअल ऑर्डर इज 2 1 3, ये है। तो इसको लोग ऐसे याद रखते हैं 213, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में ऑर्डर क्या होता है 213 213। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं CH3 को C2H5 से रिप्लेस कर दूं, तो अगर CH3 का प्लस आई इफेक्ट आई है तो C2H5 का प्लस आई इफेक्ट इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। तो सपोज 2I हो गया, तो फिर अगर मैं CH3 को C2H5 से रिप्लेस कर दूं तीनों में, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ बढ़ेगा, 3 डिग्री में या 1 डिग्री में? क्योंकि 3 डिग्री में 3 CH3 C2H5 से रिप्लेस होंगे, तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एकदम से बढ़ जाएगा। और 2 डिग्री में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि 2 डिग्री में मतलब ना कुछ ज़्यादा कम होता है और ना कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा काफ़ी, बट यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से जब हम मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस करते हैं, तो फिर 3 डिग्री की पोजीशन 2 डिग्री से 1 डिग्री से बेटर हो जाती है। लेकिन 2 डिग्री ऑलवेज बेस्ट है, क्यों, उसमें हर चीज़ एक लिमिट में है। तो आंसर इज 2 3 1। if you replace CH3 from C2H5, if CH3 is replaced by C2H5, क्योंकि पहली प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट की ही रहती है जनरली, तो इसलिए ऑल्दो स्टेरिक इंडेक्स बढ़ रहा है, बट 3 डिग्री की जो पोजीशन है वो 1 डिग्री से बेटर हो जाएगी, क्योंकि आई इफेक्ट एकदम से बढ़ जाएगा, वहाँ पे 3 एल्काइल रिप्लेस होंगे और CH3 में प्राइमरी अमाइन में केवल एक CH3 रिप्लेस होगा। तो ध्यान रखना 213 और 231 ये इसके ऑर्डर रहते हैं, 213 एंड 231। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री का कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड NH NH2 NH2 A, B है CH3 CH2 NH2 एंड C है CH3 NH CH3 और D है CH3 CO NH2। बताना इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। ACBD ACBD, ओके। और किसी का आंसर? एनीवन? देखो ए बेस है, बेस्ट ऑर्गेनिक का बेस्ट बेस, इसका नाम गुआवाडीन होता है, क्योंकि इसमें जो ये लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और ये लोन पेयर रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखो जब भी इसको कॉन्जुगेट एसिड बनता है ना, NH2 लोन पेयर C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H प्लस मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे NH2, इसमें ये पूछ लेते हैं कि ये NH2 और NH में ज़्यादा बेसिक कौन है, द आंसर इज NH।
तो जैसे कॉन्जुगेट बेस एसिड बनता है, ये पैरेलल रेजोनेंस से, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से इसको बहुत स्टेबलाइज कर देते हैं और एक तरीके से प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दिस इज अ फार बेटर बेस। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट है, दो अलग कार्बन के प्लस आई इफेक्ट एक सिंगल कार्बन के प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इन दोनों में, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, बट ये 2 कार्बन का अलग अलग प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे 3 कार्बन है बट उसका एक ही प्लस आई इफेक्ट काउंट किया जाएगा। तो दो प्लस आई इफेक्ट एक प्लस आई से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों में कंपेयर करूँ तो इसका ये ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो इट विल बी मोर बेसिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी बी और लास्ट में डी, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है इस तरीके से। स्टेरिक इफेक्ट का एक बहुत जो फर्क पड़ता है इसकी बेसिसिटी में, देखो एनिलीन और टू मिथाइल एनिलीन में बताओ ज़्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? सर एनिलीन। एनिलीन। यहाँ पर भी आर्थो इफेक्ट होता है, और ऐसे समझ लो कि जब ये एल्काइल ग्रुप NH2 के पास होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो इसका सॉल्वेशन कम हो पाता है। तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट से SD करेक्टर बढ़ता था, आपने देखा था, और बेसिक करेक्टर जो है वो घट जाता है ऑर्थो इफेक्ट से। इसलिए एनिलीन इज फार मोर बेसिक देन दिस कंपाउंड, ऑल्दो यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, एंड वी नो दैट प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेसिक करेक्टर बढ़ता है, बट यहाँ पे घट रहा है, ऑर्थो इफेक्ट है। एनिलीन की केस में केवल आपको ये देखना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सॉरी क्या था वो, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पर जब कोई ग्रुप लगाते हो तो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, वो एसिडिक करेक्टर को हमेशा बढ़ाता है, आपने देखा था। सो इसमें अधिकतर क्वेश्चन हो गए हैं। बच्चों मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ाई अपने किसी भी लेक्चर में, GOC में कहीं पर भी कोई टॉटोमेरिज्म पढ़ाया है कभी आपको मैंने? रिमेम्बर? बता दो अभी। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे आप बताओ कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ? बेसिक स्टिक्स में क्वेश्चन आना ही है। आपने सिलेबस देखा है GOC का? उनके GOC के सिलेबस में आइसोमेरिज्म इंक्लूड है? इंक्लूड होगी क्योंकि आइसोमेरिज्म तो अभी तक आई नहीं। ये सर इंक्लूड है क्योंकि अभी तक आई नहीं थी वो। हाँ, तो आइसोमेरिज्म ही सारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आप टॉटोमेरिज्म करवा दो थोड़ा। अच्छा, स्टीरियो भी पढ़ लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। स्टीरियो तो मैं सारी बता चुका हूँ, बट आप उसको Yes. हाँ, वो आपने ज्योमेट्रिकल कितने बनते हैं, ऑप्टिकल कितने बनते हैं, थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। फोन का है कुछ कवर अवर, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म शायद पढ़ाई थी लेकिन वीडियो नहीं देखी थी मैंने। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, टू आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू different
different position of hydrogen atom. ठीक है, two isomers are in dynamic equilibrium due to different position of hydrogen atom. जैसे एल्डिहाइड है, इसको अगर हम एक्वस में लेके जाएं H2O H प्लस में या H2O OH माइनस H2O OH माइनस में, तो क्या होता है, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमेजम होने के लिए sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, समझे। इन जनरल अगर sp2 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेजम कभी शो नहीं करेगा, sp कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो वो भी कभी नहीं शो करेगा। एल्डिहाइड या कीटोन के रिस्पेक्ट में sp3 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होता है यहाँ पर कि जो ये हाइड्रोजन है अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 से 3 पोजीशन पे माइग्रेट करता है, ये H 1 2 3 पोजीशन पे आ गया एंड यू विल गेट COH और यहाँ पे H, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनॉल। और जिसमें C डबल O होता है उसे बोलते हैं कीटो। यहाँ पे कीटो से मतलब कीटोन नहीं है, C डबल बॉन्ड O का मतलब कीटो फॉर्म और डबल बॉन्ड OH का मतलब इनॉल फॉर्म। ये इनॉल क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पर क्या है आपका OH है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ इनॉल। एंड जनरली जो इक्विलिब्रियम होता है, इन जनरल इक्विलिब्रियम lie towards keto form as enol is less acidic, less stable and more acidic। मोर एसिडिक होगा तो उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। क्यों यहाँ मोर एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस हटा के जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे उस पर नेगेटिव चार्ज O पर है और यहाँ पे कार्बन पे है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है, ऑक्सीजन पे, तब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ये इस तरह रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर H प्लस इस पे जुड़ जाएगा आकर के। तो इक्विलिब्रियम जनरली है वो कीटो फॉर्म की तरफ होता है, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये इधर गया और इधर इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 1-3 पोजीशन समझ गए ना, 1-3 पोजीशन। इसलिए जब कभी किसी रिएक्शन में इनॉल बन जाए ना, इनॉल, तो समझ लेना कि 1 2 3 हाइड्रोजन को 1 से 3 ट्रांसफर कर दो, उसका कीटो फॉर्म बना दो। तो इनॉल जब भी बन जाए तो उसका कीटो फॉर्म बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। और टॉटोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। ये एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर कीटो फॉर्म है और यहाँ पर इनॉल एंड OH है, तो वी कैन ऑल्सो से इट इज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये समझ आ गया ना, इनॉल इज मोर एसिडिक देन कीटो, दैट्स व्हाई इट लाई टुवर्ड्स कीटो फॉर्म। जो ज़्यादा एसिडिक होता है वो कम स्टेबल होता है क्योंकि वो ज़्यादा डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो whenever you form enol form you have to convert it into keto form। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप ले जाइए H2O बेस में या H2O एसिड में, so you will get this compound CH2 डबल बॉन्ड OH and CH3, this is enol, ठीक है। एंड नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन है एंड इसमें अगर आप बनाएंगे तो इधर अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड नहीं है, तो यहाँ से H को उठा करके आप यहाँ भेज दीजिए, तो CH2C डबल बॉन्ड O OH एंड CH3, ये इनॉल बन गया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड
टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? टेल मी। नो सर, अल्फा एच नहीं है। हाइड्रोजन अल्फा एच है बेटा, अल्फा एच है, देखो यहाँ भी अल्फा एच है, यहाँ भी अल्फा एच है, लेकिन ये अल्फा एच sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और हमने क्या बोला था? अल्फा एच sp3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने टॉटोमेरिज्म बना दिया, मान लो इस एच को उठा करके आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, जो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ में आ गया होगा। जब भी कभी ये इनॉल फॉर्म बन जाए तो समझ लेना कि उसका कीटो ये बनाना है, ये इनॉल फॉर्म हो, कीटो ये बनाना है। और इनॉल से कीटो बनाने के लिए क्या करो, जो इनॉल का OH है ना, उसको 1 से 3 पर ले आओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड कर दो, तीसरे पोजीशन पे जो हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंपाउंड शो कर सकता है टॉटोमेरिज्म? क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? यस सर। हाँ, इधर तो sp2 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन है, बट राइट हैंड साइड में sp3 से है, तो आप इस H को ऐसे शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो यू विल गेट OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। जरा बताना इस बार इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, टुवर्ड्स इनॉल या टुवर्ड्स कीटो फॉर्म? इनॉल। इनॉल, बिकॉज इट हैज एरोमेटिक करेक्टर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में लाइज टुवर्ड्स इनॉल फॉर्म if it has a part aromatic character, to hydrogen bonding, or any other stabilization effect। ठीक है, तब लाई कर सकता है टुवर्ड्स इनॉल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकती है, और हो सकती है तो इसका फाइनल फॉर्म क्या बनेगा? टॉटोमेरिज्म तो हो ही सकती है इसमें, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सर बेंजीन रिंग पर ऑल्टरनेटिवली OH जुड़े हैं। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा दो ना, ये H को Yes, उठा sir, के यहाँ कर benzene दो, ring। इस H को उठा के यहाँ कर दो, और इस H को उठा करके इस O पे जोड़ दो, यू हैव अल्टरनेट OH ग्रुप लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसमें भी इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स इनॉल फॉर्म लाई करेगा, बिकॉज इनॉल फॉर्म हैज एरोमेटिक करेक्टर। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, CH3। अगर मुझे इसका जो है इनॉल बनाना हो, मैं कौन सा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करूं कीटोन की तरफ, CH2 वाले हाइड्रोजन को या CH3 वाले हाइड्रोजन को? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई मोर एसिडिक हाइड्रोजन व्हिच कैन ट्रांसफर इजीली। तो ये H+ हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज दो CO पर रेजोनेंस में है, इसलिए आप CH2 के H को ट्रांसफर करोगे। तो मैंने इस H को ट्रांसफर कर दिया, आप किसी भी साइड कर सकते हो, योर चॉइस। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH,
और यहाँ पे C3। गरिमा इस बार इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, टुवर्ड्स कीटो या टुवर्ड्स इनॉल? विद रीजन। टेल मी। हर्ष, ईशांक, पार्थ, एनीवन, करमवीर? सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट सिस्टम तो आ रहा है, दैट्स राइट। और भी कुछ है गरिमा, आप मुझे सुन सकते हो? यस सर। टेल मी देन। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन, बीच में एक बार नेटवर्क चला गया था तो। अच्छा, यू हैव टू टेल कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, यस सर। तो इसमें बताना है कि इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, टुवर्ड्स कीटो या टुवर्ड्स इनॉल? इनॉल। व्हाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वहां पे। यस राइट। यहाँ पर जो H है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये देखो, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर इस वर्ड का एक नाम और भी है, चिलेशन। चिलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। यहाँ देखो 6 मेंबर रिंग बन रही है, जो इस स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6। That's why equilibrium lie towards इनॉल फॉर्म। तो एक तो ये पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर लाई कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन ये पूछते हैं जैसे मान लो मैं CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इन दोनों के इनॉल बना देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और इसका इनॉल है CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। इसका इनॉल X% है, इसका इनॉल Y% है। बताओ किसके इनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी? टेल मी। तो इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके इनॉल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके इनॉल में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ये है ना, 3 अल्फा। तो Y इनॉल जो बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू X इनॉल, इसलिए Y% इज ग्रेटर देन X%। तो इस तरह इनॉल में आप कंपेयर कर सकते हो। जब इनॉल में आपस में कंपेयर करना हो तो आप अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर करो कि किस इनॉल की, या एल्कीन की स्टेबिलिटी बेसिकली देखनी है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। क्लियर है सबको?